रुकिए ज़रा, आपने सही चैनल चुना है। जो थंबनेल पर आपको लगा दिखेगा वही इस वीडियो में मिलेगा, वही कंटेंट है। सिर्फ आपका देखने का नज़रिया अलग है। दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो मैंने जो नोट्स बनाए हैं वो कोई एक पुस्तक की नोट्स नहीं है। उसमें बहुत मेहनत लगी है। 7-8 पुस्तकों का कंपाइलेशन बना के ये भारी नोट्स बनाए हैं। ये आपको बहुत मदद करेगी। इसको आप हल्के में ना लें। बहुत जद्दोजहद से इन नोट्स को बनाया है। इसको आपने एक बार जो समझ लिया ना, तो आपको ऑप्शनल करने की ज़रूरत नहीं होगी। इसके बाद सिर्फ आपको एक काम करना होगा, इस वीडियो को 1 से 2 से 3 बार देखना होगा। आपको सारा कंटेंट समझ में आ जाएगा। आपको सिर्फ ये लगेगा कि नोट्स के कॉपी करके वीडियो डाल रहा है। तो दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया है कि मेरे पास समय की कमी होने के कारण मैं आपको ऐसा दिखा रहा, नहीं तो आपको मैंने बाकायदा पीडीएफ बना के देना था। पर प्रीलिम्स एग्ज़ाम नज़दीक आने के कारण अब इतना टाइम नहीं मिल पा रहा। तो आप देख सकते हैं। तो बिना देरी के चालू करते हैं आज का अपना सेशन। तो राष्ट्रवादी राष्ट्रवादी इतिहास लेखन, राष्ट्रवादी दृष्टिकोण। यह तथाकथित राष्ट्रवादी विद्वान भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की उपज थे। इन्होंने 20वीं सदी के आरंभिक दशकों में निचला आरंभ की तथा ब्रिटिश साम्राज्य को लेखन की चुनौती दी। इन विद्वानों में हम आरजी भंडारकर, आरसी मजूमदार, प्रोफेसर हेमचंद्र राय चौधरी, यूएन घोषाल, केएन जायसवाल, आरएस अल्तेकर आदि की चर्चा करते हैं। राष्ट्रवादी विद्वानों में से कुछ विद्वानों के नाम आप ध्यान में रख सकते हैं, जो कि मेंस में काफ़ी मदद कर सकते हैं और जीएस में काफ़ी मदद कर सकते हैं, और ऑप्शनल में तो कोई बात ही नहीं। तो अपने लेखन में राष्ट्रवादी विद्वानों ने प्राच्यवादी लेखकों के दृष्टिकोण को महत्व दिया, क्योंकि उसमें भारतीय अतीत और संस्कृति की प्रशंसा निहित थी। वही दूसरी तरफ उपयोगितावादी लेखकों के विचारों को चुनौती दी। इन विद्वानों ने, जो राष्ट्रवादी विद्वान थे, जैसे केपी जायसवाल, एएस अल्तेकर, यूएन घोषाल जैसे राष्ट्रवादी विद्वान थे, उन्होंने भारतीय संस्कृति के अतीत और संस्कृति की प्रशंसा की, और दूसरी तरफ उपयोगितावादी लेखकों की निंदा की, उनकी चुनौती दी। उनका योगदान देखिए। इन्होंने नए ग्रंथों की खोज जारी रखी तथा पुरातात्विक खोज को भी बढ़ावा दिया। फिर पुरातात्विक एवं साहित्यिक ग्रंथों दोनों के आधार पर एक वैकल्पिक दृष्टिकोण देने का प्रयास किया। इन्होंने नए ग्रंथों की खोज जारी रखी, पर पुरातात्विक और साहित्यिक ग्रंथों दोनों के आधार पर एक वैकल्पिक दृष्टिकोण देने का आधार दिया। जैसे नए खोज चालू रखने के बाद भी एक नया उगम देने का प्रयास किया। इन विद्वानों ने उपयोगितावादी लेखकों को चुनौती देते हुए यह स्थापित करने का प्रयत्न किया कि प्राचीन भारत के लोगों ने भी राज्य एवं राजनीतिक संस्थाओं का उचित तरीके से विकास कर लिया था। जैसे प्राच्यवादी विद्वान कहते थे कि भारत राजनीतिक सांस्कृतिक दौर में आगे नहीं बढ़ सकता, पर उन्होंने उनको चुनौती देते हुए कहा कि भारत ने सही तरीके से राजनीतिक सांस्कृतिक संस्थाओं का विकास किया। उदाहरण के लिए यूएन घोषाल जैसे राष्ट्रवादी लेखकों ने मैक्स वॉलर एवं ब्रूसफील्ड जैसे ब्रिटिश विद्वानों को चुनौती देते हुए यह स्थापित करने का प्रयत्न किया कि प्राचीन भारत के लोगों ने कई महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्थाओं का विकास किया। यूएन घोषाल, जो कि बड़े नामे चुने प्राचीन भारत के विद्वान माने जाते हैं, उन्होंने मैक्स वॉलर और ब्रूसफील्ड जैसे विद्वान को चुनौती दी और उनको कहा कि प्राचीन भारत के लोगों ने कई महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्थाओं का विकास किया। यानी उनका कहना था कि प्राचीन भारत के विद्वानों ने राजनीतिक संस्थाओं का विकास नहीं किया, वो पीछे ही रह गए थे, ऐसा उनका कहना था। उनको चुनौती देते हुए यूएन घोषाल ने यह कहा। केपी जायसवाल ने इसका खंडन किया कि प्राचीन भारत के शासक निरंकुश थे। यानी केपी जायसवाल ने यह खंडन किया कि प्राचीन भारत के शासक शासन नहीं कर पाते थे, यानी निरंकुश थे। राष्ट्रवादी विद्वानों ने
राजनीतिक व्यवस्था एवं संस्थाओं तथा धर्म अध्ययन में विशेष रुचि दिखाई तथा क्षेत्रीय इतिहास के अध्ययन पर भी काम किया। उन्होंने इस इतिहास में अच्छी रुचि दिखाई और राजनीतिक व्यवस्था एवं संस्थाओं धर्म का अध्ययन किया। सबसे बढ़कर इन्होंने जेम्स मिल द्वारा स्थापित नामकरण यथा हिंदू काल, मुस्लिम काल एवं ब्रिटिश काल को अस्वीकार कर दिया और बदले में इन्होंने प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल का नाम दिया। जैसा कि ब्रिटिश विद्वान जेम्स मिल ने भारत के इतिहास को 3 खंड में बांटा था, हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल। उसका खंडन करते हुए भारतीय राष्ट्रवादी विद्वानों ने इनको प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल का नाम दे दिया। इसकी कुछ सीमाएं भी रही है जो आप देख सकते हैं। राष्ट्रवादी साम्राज्यवादी इतिहास लेखन को चुनौती देने के क्रम में इन्होंने भारतीय इतिहास के कुछ कालों की भी उपलब्धियों का बड़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया। यानी इन राष्ट्रवादी विद्वानों ने इन लोगों को चुनौती देते हुए भारतीय इतिहास के कालों को उपलब्धि को बड़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया। इन्होंने राजनीतिक एवं धार्मिक इतिहास के अध्ययन में विशेष रुचि ली, परंतु आर्थिक सामाजिक अध्ययन में इनकी रुचि नहीं दिखी। इन विद्वानों ने राजनीतिक एवं धार्मिक इतिहास में बहुत रुचि ली, पर आर्थिक एवं सामाजिक इतिहास में उनकी रुचि नहीं रही थी। इन्होंने अध्ययन के स्रोत के रूप में संस्कृत ग्रंथों को विशेष महत्व दिया और पाली और प्राकृत ग्रंथों को अपेक्षाकृत अस्वीकार कर दिया, अर्थात उन्हें नज़रअंदाज किया। इस कारण उनके लेखन में समाज के अभिजात वर्ग, इलाइट क्लास की तो झलक मिलती है, परंतु जन सामान्य के जीवन में झलक नहीं मिलती। इन्होंने अपने अध्ययन स्रोत में संस्कृत ग्रंथ को ही महत्व दिया और पाली और प्राकृत ग्रंथों को अपेक्षाकृत अस्वीकार कर दिया, अर्थात उसे उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया। इन्होंने जेम्स मिल के द्वारा भारतीय इतिहास के नामकरण को अस्वीकार कर दिया, परंतु विभाजन का आधार पुराना ही बना रखा। जैसा कि जेम्स मिल ने विभाजन का आधार बनाया था वही उन्होंने रहने दिया, पर उन्होंने सिर्फ नामकरण को बदल दिया। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, ये कंटेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो आपकी बहुत मदद कर सकता है। आप इसे हल्के में ना लें और बड़ी जद्दोजहद से मैंने इसे बनाया है और आपको इस कंटेंट को सिर्फ पहुंचाना है। आपको ये लगता होगा दोस्तों कि मैं कैसे दे रहा हूँ ये फुकट में और ये इतना बड़ा चढ़ाकर बता रहा हूँ। दोस्तों ये नहीं, मेरा सिर्फ इतना ही इसके पीछे इरादा है कि सिर्फ आपको ये कंटेंट पहुंचा जा सके। मुझे इसमें से कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपकी मदद मेरा करना एक दायित्व बनता है। इसके लिए मैंने आपको यूट्यूब पर डाल रहा हूँ और आप इसका फ़ायदा उठाइए। अब आगे बढ़ते हैं मार्क्सवादी इतिहास लेखन की तरफ। और मार्क्सवादी इतिहास लेखन के उत्पादन संबंध को देखते हैं। राजनीतिक, सामाजिक तथा वैचारिक संचालन का ऊपरी ढांचा, यानी जो कार्ल मार्क्स ने दिया था ऊपरी ढांचा, निचला ढांचा, उसकी उत्पादन प्रणाली का एक डायग्राम है जो आप देख सकते हैं। उत्पादन, साधक या आर्थिक ढांचा एंड कुल ढांचा। मार्क्सवाद एक राजनीतिक चिंतक था, परंतु उसने सामाजिक विज्ञान के अध्ययन की दिशा बदल दी, जिसमें इतिहास भी शामिल है। कार्ल मार्क्स से पूर्व 18वीं सदी के चिंतकों ने यह घोषित किया था कि इतिहास का परिवर्तन बाधित प्रक्रिया का परिणाम होता है, परंतु कार्ल मार्क्स ने उपयुक्त अवधारणा को बदल दिया। उसने इतिहास की वैचारिकतावादी व्याख्या की तथा इतिहास के परिवर्तन में आर्थिक परिवर्तन जोड़कर देखा। मार्क्सवाद ने राजनीतिक चिंतन के साथ सामाजिक विज्ञान का भी अध्ययन किया सामाजिक अध्ययन की दिशा को बदल दिया और उसने 18वीं सदी के चिंतकों ने यह घोषित किया था कि इतिहास के परिपक्व और बौद्धिक प्रक्रिया का परिणाम होता है, परंतु कार्ल मार्क्स ने इस अवधारणा को भी बदल दिया। उसके विचार में उत्पादन के साधन पर जो आर्थिक ढांचा होता है, जिसे कार्ल मार्क्स ने मूल ढांचा का नाम दिया था, जैसे ऊपर का ढांचा, नीचे का ढांचा, जिसने कार्ल मार्क्स ने मूल ढांचा का नाम दिया था। कब्जा करने के लिए दो वर्गों के बीच निरंतर संघर्ष होता रहा था। इस संघर्ष के पश्चात जो विजेता बनकर उभरा वो उत्पादन के साधन पर नियंत्रण स्थापित कर लेता था। यानी
इस मूल ढांचे को प्राप्त करने के लिए दो संघों के बीच युद्ध छिड़ता रहता था, और जो जीत गया उसने इस ढांचे को अपना वर्चस्व पा लिया। वो उत्पादन के साधन पर नियंत्रण स्थापित कर लेता था, किंतु इसकी चिंता ये रही कि इसकी चिंता यही समाप्त होती है, अपितु अपनी इसी स्थिति को मजबूत करने के लिए वह राजनीतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक संरचना में भी जिस कार्ल मार्क्स ऊपरी ढांचा का नाम देता है, उसको उत्पादन संबंध कहता है। परंतु इस प्रकार परिवर्तन लाता है कि आगे भी उत्पादन साधन पर संबंधित वर्ग का नियंत्रण बना रहे। इस प्रकार कार्ल मार्क्स के अनुसार राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना की आर्थिक संरचना में स्वातंत्र्य नहीं होती, बल्कि आर्थिक संरचना में बदलाव का परिणाम होता है, उसमें बदलाव का परिणाम दिखा है। किंतु कार्ल मार्क्स ने आगे के विचार में भी आंशिक रूप में संशोधन के इटालियन मार्क्सवादी एंटोनियो ग्राम्सी ने लाया, जो ग्राम्सी मुसोलिनी की फ्रांसीवादी सरकार का शोषण का शिकार हुआ था। जो एंटोनियो ग्राम्सी जो फ्रांसीवादी मुसोलिनी का शिकार हुआ था, उसने इस कार्ल मार्क्स के अवधारणा को कहते हुए कहा कि उसने भी देखा कि किस प्रकार मुसोलिनी ने उग्र विचारधारा का सहारा लेकर इटालियन सरकार को कब्जा कर लिया, जो मुसोलिनी सरकार पर इटालियन पर कब्जा कर लिया था। इसने इस अवधारणा को बताया और अर्थव्यवस्था को भी बदल डाला था। अतः वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा, केवल मूल ढांचा कहीं ऊपरी ढांचा को आधार देता है, केवल मूल ढांचा ही बोलते ऊपरी ढांचा को आधार देता है, बल्कि ऊपरी ढांचा भी अपने ढंग से प्रभावित करता रहता है। अतः इतिहास में परिवर्तन की भूमिका केवल मूल ढांचा में परिवर्तन के आधार पर न रहकर मूल ढांचा एक ऊपरी ढांचे के परस्पर संबंधों के आधार पर होने वाले परिवर्तन को परिप्रेक्ष्य में किया जाना चाहिए। यानी दोनों मिलाकर भी इस ढांचे को बना सकते हैं। सिर्फ मूल ढांचा काम में ना आकर ऊपरी ढांचा भी उसमें परिवर्तन लाने के लिए परिपक्व हो जाते हैं। और ये गौर करने वाली ये बात है कि भारत पर काम करने वाले लेखक मार्क्सवादी इतिहास मार्क्स की तुलना में एंटोनियो के मॉडल से अधिक प्रभावित थे। यानी कार्ल मार्क्स की इतिहास की तुलना में एंटोनियो की मॉडल पर अधिक प्रभावित थे भारतीय इतिहासकार। प्राचीन भारत के इतिहास लेखन में मार्क्सवादी इतिहास लेखन के प्रचलन का क्षेत्र डी डी कोशाम्बी को है। उन्होंने 1956 में एक पुस्तक लिखी थी, एन हिस्टोरियन टू देयर स्टडी ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। इस पुस्तक में पहली बार उन्होंने इतिहास की व्याख्या व मूल ढांचा और ऊपरी ढांचा के परस्पर संबंधों के बीच आधार पर तथा स्थापित करने का प्रयत्न किया था। उन्होंने उत्पादन के साधन होने वाले परिवर्तनों के साथ राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों को भी जोड़कर देखा था। डी डी कोशाम्बी ने अपनी पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू देयर स्टडी ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, इस पुस्तक में मूल ढांचा और ऊपरी ढांचा के उत्पादन साधन पर के परिवर्तनों को भी दर्शाया था। आगे आर एस शर्मा ने और डी एन झा ने, बी एन एस यादव ने अपने ढंग से इसमें योगदान दिया। मार्क्सवादी इतिहास लेखन ने इतिहास लेखन की पूरी दिशा ही बदल डाली। उन्होंने इतिहास के अध्ययन को राजनीतिक इतिहास से और राजनीतिक इतिहास की ओर मोड़ दिया। मार्क्सवादी आर्थिक, सामाजिक इतिहास के अध्ययन पर अधिक जोर दिया तथा मार्क्सवादी इतिहास लेखन का योगदान हम निम्नलिखित रूप में देखेंगे। जो मार्क्सवादी इतिहास लेखन थे, उन्होंने इतिहास लेखन की दिशा को बदल डाला था। उन्होंने अध्ययन के राजनीतिक इतिहास को अराजनीतिक इतिहास में बदल डाला था। जो मार्क्सवादी इतिहास लेखन का योगदान है, जो निम्नलिखित है, जो आगे देखेंगे। इसमें परिवर्तन की व्याख्या बदल डाली। उदाहरण के लिए साम्राज्यवादी इतिहास लेखन का जोर इस बात पर रहा कि भारतीय समाज के अंदर परिवर्तन आंतरिक शक्ति नहीं है, बल्कि बाह्य कारण के द्वारा ही परिवर्तन लाया जा सकता है। यानी इसका मतलब यह है कि भारतीय समाज में आंतरिक शक्ति के द्वारा परिवर्तन नहीं लाया सकता, जो बाहर से आए हुए लोग थे उन्होंने ही परिवर्तन लाया। राष्ट्रवादी विद्वानों ने निश्चय ही इस अवधारणा को चुनौती दी तथा स्थापित करने का प्रयत्न किया कि भारतीय समाज में परिवर्तन के आंतरिक गुण है,
परंतु उन्होंने परिवर्तन के मुख्य कारक राजवंश तथा विशिष्ट शासक उन्होंने अपने विचार नीतियों को माना था। यानी राष्ट्रवादी विद्वानों ने इसको चुनौती दी और तथा भारत के आंतरिक परिवर्तन को भी देखा। उनके मुताबिक ये कहना था कि भारतीय समाज आंतरिक परिवर्तन में भी सफल हो सका था। और मार्क्सवादी लेखकों की परिधारणा ही बदल दी। इन्होंने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक परिवर्तनों को परस्पर जोड़कर देखा, जो निम्नलिखित उदाहरणों से इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है। बुद्ध काल के अध्ययन करते हुए आर.एस. शर्मा ने द्वितीय नगरीकरण के उद्भव को कृषि के क्षेत्रों में लोहे के उपकरणों के प्रयोग से जोड़कर देखा। बुद्ध काल के अध्ययन में आर.एस. शर्मा ने देखा था कि द्वितीय नगरीकरण के उद्भव में कृषि के क्षेत्रों में लोहे का उपकरण देखा गया, जो कि उनके विचार में कृषि उत्पादन के अधिशेष के लिए और शिल्प एवं उद्योग, व्यापार तथा नगरीकरण के उत्थान के लिए संभव बनाया जा सकता है। जो आर्थिक क्षेत्र में होने वाले परिवर्तन ने राज निर्माण को संभव बनाया और स्थायी सेना यानी स्टैंडिंग आर्मी और स्वतंत्र नौकरशाही का गठन किया। जो सामाजिक क्षेत्रों में विभाजन बढ़ गया तथा धर्म के क्षेत्र में भी परिवर्तन लाया। इसका परिणाम यह था कि एक प्रकार का धार्मिक आंदोलन था। आर.एस. शर्मा ने भी इस बुद्ध काल के अध्ययन में बताया कि उनके विचार में लोहे का प्रयोग द्वितीय नगरीकरण में देखा गया, जो कृषि उत्पादन एवं शिल्प एवं उद्योग के लिए और नगरीकरण के उत्थान के लिए संभव बनाया था। इस पर रोमिला थापर ने भी अशोक की धम्म नीति और तात्कालिक राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों को भी जोड़कर दिखा। रोमिला थापर ने, जो कि मानी जानी विद्वान थी, उन्होंने भी अशोक की धम्म नीति की तात्कालिक राजनीतिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों को भी जोड़कर देखा। मार्क्सवादी इतिहास लेखन ने कार्ल मार्क्स के द्वारा प्रतिपादित एशियाई उत्पादन प्रणाली की अवधारणा को सशक्त चुनौती दे दी। इन्होंने घोषित किया कि संपूर्ण भारतीय इतिहास के तकनीकी एवं आर्थिक परिवर्तन होता रहा और उसी प्रकार अनुकूल राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया भी चलती रही। अर्थात एशियाई उत्पादन प्रणाली अथवा प्राचीन उत्कृष्टता की अवधारणा यह मानकर चलती रहती थी कि भारतीय समाज में परिवर्तन के आंतरिक गुण विद्यमान नहीं थी। ये देखो दोस्तों, मार्क्सवादी इतिहास लेखन यही कहते रहते थे कि भारतीय संस्कृति में परिवर्तन की आंतरिक भूमिका नहीं दिखती थी। वो प्राचीन उत्कृष्टता की अवधारणा को मानकर इसी प्रकार भारतीय समाज को परिवर्तन में आंतरिक गुण में विद्यमान नहीं रखते थे। जो एशियाई प्रणाली है उसको दोस्तों ज़रा बारीकी से देखना। ये कार्ल मार्क्स के जो सिद्धांत है वो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, क्योंकि पिछले साल भी देखे गए। वस्तुतः पहली बार मार्क्सवादी इतिहास लेखन ही जेम्स मिल के काल में विभाजन को वास्तविक चुनौती दी। इसने यह निर्धारित करने का प्रयत्न किया कि मध्यकाल के आगमन के लिए हमें मोहम्मद घुरी का आक्रमण की प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं, अपितु मध्यकाल का आगमन सामंत काल के उद्भव के साथ ही माना जाना चाहिए। इन्होंने पहली बार ये मार्क्सवादी इतिहास लेखन के माध्यम से जेम्स मिल ने कहा था कि मध्यकाल के इतिहास के लिए मोहम्मद घुरी के आक्रमण की प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं, अपितु मध्यकाल का आगमन सामंत काल के उद्भव से ही माना जा सकता है। वस्तुतः मोहम्मद घुरी का आक्रमण एक राजनीतिक घटना थी जिसे घटित होने का कारण यह भारत के आर्थिक, सामाजिक ढांचे में होने वाला बदलाव, जो कि सामंतवाद के उद्भव के साथ ही आरंभ हो गया था। और इस प्रकार मार्क्सवादी इतिहास लेखन ने भारतीय इतिहास के पूर्व मध्यकाल की अवधारणा दी। जो मोहम्मद घुरी का आक्रमण हुआ था उसको भारतीय इतिहास लेखकों ने पूर्व मध्यकाल की अवधारणा दी। मार्क्सवादी इतिहास लेखन के साथ इतिहास के अध्ययन का बल अभिजात वर्ग की तुलना में जनसामान्य एवं कमजोर वर्ग के अध्ययन पर गया। वही समय था कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत में प्रजातांत्रिककरण की प्रक्रिया चल रही थी। इस प्रकार मार्क्सवादी इतिहास लेखन और प्रजातांत्रिककरण एक दूसरे के पूरक रूप में काम करते थे, जो कि अभिजात वर्ग की तुलना में जनसामान्य और कमजोर वर्ग पर उन्होंने ज़्यादा भर दिया। जो स्वतंत्रता के पश्चात प्रजातांत्रिककरण की प्रक्रिया में मार्क्सवादी इतिहास लेखन और प्रजातांत्रिककरण की एक दूसरे के
पूरक थे। मार्क्सवादी इतिहास लेखन ने साहित्यिक स्रोत के अध्ययन की पद्धति में बदलाव लाया और सांस्कृतिक साहित्य के समानांतर पाली, संस्कृत जैसे लोक भाषा को लिखित साहित्य के अध्ययन पर भी विशेष बल दिया और फिर अध्ययन के स्रोत के विशेष के रूप में आलोचनात्मक परीक्षण किया और लगा था कि साहित्यिक अध्ययन के पूर्व यह पता करना अनिवार्य हो गया जैसा कि मार्क्सवाद इतिहास लेखन के साहित्यिक स्रोत ने पद्धति में बदलाव लाया। उन्होंने संस्कृत साहित्य के समानांतर पाली और प्राकृत लोक भाषा को भी, लिखित साहित्य को भी अध्ययन में लिया और उस पर विशेष भर दिया कि संबंधित लेखक की निजी दृष्टिकोण क्या है और संबंधित शासकों का उसका संबंध क्या है तथा उसके लेखन में वास्तविक उद्देश्य क्या है। उन्होंने ये जानने का प्रयत्न किया कि इस लेखकों का दृष्टिकोण क्या है और इस शासन के साथ उसका संबंध क्या है, ये जानने का वास्तविक उद्देश्य क्या था, ये जानने का प्रयत्न किया तथा इसकी कुछ सीमाएं भी है जो देखेंगे। इतिहास लेखक के अध्ययन के रूप में उन्होंने वर्ग संघर्ष वाले पहलू पर कुछ ज़्यादा ही बल दे दिया, वही दूसरी तरफ अन्य कुछ महत्वपूर्ण पहलू एता कला और साहित्य की ओर उतनी रुचि नहीं दिखाई। उन्होंने कुछ इतिहास के अध्ययन के पहलू, संघर्ष के पहलू पर ज़्यादा ही जोर दिया तथा दूसरी तरफ कला और साहित्य पर उनकी उतनी रुचि नहीं दिखाई थी। यद्यपि उन्होंने अपने अध्ययन में पुरातात्विक सामग्रियों का भी उपयोग किया, परंतु इन्होंने प्राथमिकता साहित्यिक ग्रंथों को ही दी क्योंकि साहित्यिक ग्रंथ के माध्यम से वर्ग संघर्ष को दर्शाना अपेक्षाकृत आसान होता। इसमें कला और साहित्य का अध्ययन स्वतंत्र रूप में न करके आर्थिक सामाजिक संबंधों के परिप्रेक्ष्य करने का प्रयास किया तथा मार्क्सवादी इतिहास लेखन की अपनी सीमा बनी रही। उन्होंने कला और साहित्य के अध्ययन के साथ कला और साहित्य को स्वतंत्र न करते आर्थिक सामाजिक संबंधों के परिप्रेक्ष्य के साथ अध्ययन करने का प्रयास किया था। तो दोस्तों, आज का लेक्चर यही समाप्त होता है। तो आपको ये वीडियो पसंद आए तो मुझे सपोर्ट कीजिए और कम से कम आपको एक बारी में ये वीडियो नहीं समझ में आएगा, आपको 2-3 बार देखना होगा और आप थोड़ा मेहनत करते रहिए। सफलता उनको ही मिलती है जो मेहनत करते हैं और इस कंटेंट को प्लीज़ मेरी आपसे दरख्वास्त है आप उसे हल्के में ना ले। ये 7 या 8 पुस्तकों का कंपाइलेशन है और जो बड़ी मेहनत से बनाया गया है और इसे पचा ले और इस वीडियो को पूरा देखिए। आप बीच में जाएंगे तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, इसकी वजह से अब इसको पूरा देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो थोड़ा सा सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।